नमस्कार, मैं मनु तेवतिया आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। मसूर की खेती उन इलाकों में अधिक की जाती है जहां सिंचाई की अच्छी सुविधा नहीं है। इसकी बुवाई अगर अच्छी नमी पर कर देते हैं तो बाद में थोड़ी बारिश हो जाए तो सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बारिश न हो तो एक सिंचाई इसके लिए बहुत है। तो किसान भाइयों, अगर आप इसकी बुवाई करना चाहते हैं तो किन किन तकनीकी बातों का ध्यान रखेंगे, जानते हैं आज के इस विशेष अंश। दलहनी फसलों में मसूर की खेती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में मुख्य रूप से की जाती है। चना और मटर की अपेक्षा मसूर कम तापमान, सूखा और नमी के प्रति अधिक सहनशील है। प्रचलित दालों में सर्वाधिक पौष्टिक होने के साथ साथ इस दाल को खाने से पेट के विकार समाप्त हो जाते हैं, यानी ये सेहत के लिए फायदेमंद है। मसूर में लगभग 28% प्रोटीन होता है। रबी मौसम में सरसों और गन्ने के साथ अंतर फसल के रूप में मसूर की खेती की जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति अच्छी होने के साथ किसानों को अतिरिक्त लाभ भी मिल जाता है। मसूर की खेती असिंचित क्षेत्रों में अधिक एरिया पर की जाती है। साथ ही आप सिंचित क्षेत्रों में भी इसकी खेती करके अच्छी उपज ले सकते हैं। सामान्यतः इसकी बुवाई अक्टूबर माह से 15 नवंबर तक की जाती है। इसके बोने का समय क्षेत्र की जलवायु के अनुसार अलग हो सकता है। जैसे उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में इसकी बुवाई अक्टूबर के अंत में, जबकि उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में नवंबर के दूसरे पखवाड़े में की जाती है, क्योंकि इस समय यहाँ पर्याप्त नमी होती है। इसकी खेती के लिए भारी और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो बुवाई के समय 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 110 किलोग्राम डीएपी, 25 किलोग्राम एमओपी और 15 किलोग्राम जिंक का आप प्रयोग करें। किसान भाइयों, मसूर की खेती के लिए K75, KLS 218, KLB 220, पंत मसूर 4, पंत मसूर 5, नरेंद्र मसूर 1 आदि प्रजातियों का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 20 से 22 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है तो मसूर की छोटे दाने वाली प्रजातियों का 40 से 50 किलोग्राम बीज और बड़े दाने वाली प्रजातियों का 55 से 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बीजों को रोगों से बचाने के लिए थिरम 2 ग्राम और कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। इसके बाद 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करके बीजों की बुवाई करें। किसान भाइयों, बीजों की बुवाई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुवाई करें। किसान भाइयों, मसूर फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और किसान भाइयों को फसल से उपज भी अधिक मिलेगी। कोई भी बिजनेस हो, उसमें सफलता तभी मिलेगी जब सही प्लानिंग के बाद उसकी शुरुआत होगी, जिसके अंतर्गत आज हम करेंगे बात खेती से जुड़े मौन पालन व्यवसाय की। इस व्यवसाय को कम पूंजी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें सफलता पाने के लिए प्रशिक्षण और अनुभव बहुत ही जरूरी है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं लखनऊ के सफल मौन पालक निमित सिंह से, जो कई वर्षों से मौन पालन कर रहे हैं और आज अपने अनुभव आपके बीच साझा कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन एक काफ़ी अच्छा व्यवसाय है देखा जाए तो, और सबसे अच्छी बात भूमिहीन व्यवसाय है। अगर हमारे पास कृषि की भूमि नहीं है तो भी इस कार्य को हम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ लागत की बात की है तो इसमें लागत हमारे पास जो भी हमारे पास लागत जेब में है या हमारे पॉकेट में, उससे हम इसमें शुरुआत कर सकते हैं। देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद की मांग की वजह से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इससे न केवल किसानों को अच्छी आय होती है, बल्कि मधुमक्खियों से होने वाले परागण से फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। कृषि से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार युवक इस व्यवसाय को आसानी से अपना सकते हैं। व्यवसाय कोई भी खराब नहीं होता है। हमारी इच्छा शक्ति क्या है कार्य करने की, मेन चीज़ वो ध्यान होता है। और हमारे पास प्रशिक्षण कैसा उस चीज़ का, हमने प्रशिक्षण कहाँ से लिया है, कैसे
हम उस कार्य के बारे में जानकारी जुटाए हैं, क्या वो जानकारी सही है या गलत है। अगर पूरी जानकारी हमें सही तरीके से मिली हुई है, कब शुरुआत करना है हमें मधुमक्खी पालन, और अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति है देखी जाए तो सबसे अच्छी बात बेरोजगार के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो कार्य को, इसमें उसको ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए चाहिए तब वो शुरुआत करेगा। अगर उसके पास 10,000 रुपये है 2 बॉक्स ले ले, 5,000 रुपये 1 बॉक्स ले ले और शुरुआत कर सकता है इस कार्य को। सबसे पहली बात देखा जाए तो मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले 1 माह का प्रशिक्षण, या अगर पॉसिबल है तो 1 साल का, दोनों में से किसी का एक प्रशिक्षण लेना चाहिए। और प्रशिक्षण लेने के बाद कम से कम अपने एरिए के जो मौन पालक हैं, जो काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे हैं, या अपने एरिए के बाहर से या राज्य के बाहर से, उनके पास जाके एक बार भ्रमण कर लें और 2 से 4 दिन उनके एरिए पर रुक के देखें कैसे कार्य कर रहे हैं वो, क्या वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं। और कोशिश ये करें कि जब वहाँ काम चल रहा है तभी जाएं, ताकि ये देख सके कि हमारे यहाँ जब ऐसी परेशानी है तो क्या करेंगे। उसके बाद वो अपने एरिया में भ्रमण करें, अपने यहाँ की क्रॉप साइकिल को देखें और फिर अपना व्यवसाय शुरू करें। प्रगतिशील मौन पालक निमित सिंह मधुमक्खी पालन कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। ये शहद के साथ साथ इसके अन्य उत्पादों को भी इकट्ठा करते हैं। ये अपने शहद की पैकिंग से लेकर मार्केटिंग तक का कार्य स्वयं करते हैं। सबसे अच्छा समय इसमें अक्टूबर माह होता है शुरुआत। जो अगर कोई नया पालक शुरू कर रहा है काम तो अक्टूबर माह सबसे बढ़िया होता है शुरुआत करने के लिए, क्योंकि अक्टूबर माह में जो तरई होती है या फिर सरसों होता है इसकी, या यूकलिप्टस है, फ्लावरिंग आने वाली होती है। और अक्टूबर के जो दूसरा सप्ताह है उसमें हम अगर बक्से ले लें अपने पास तो हम आने वाले समय में जो हमारा मकरंद नेक्टर फ्लो का समय होता है वो अच्छा रहता है। तो हमें देख रेख कम करना पड़ता है और थोड़ा सा इस समय अगर हमें अनुभव कम भी है तो भी इस कार्य में हम आगे बढ़ सकते हैं। इस समय शुरुआत करते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए छोटी यूनिट लगाने की, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा ही सेंसिटिव होती हैं और वो हमको उनके हिसाब से कार्य करना है, हमारे हिसाब से वो कार्य नहीं करेंगी। तो होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स ले लें, उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। अगर हम छोटी यूनिट से शुरुआत करें और 1 साल पूर्णतः कार्य करने के बाद क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको फिर हम जब ख़त्म कर लें अपनी समस्याओं को, फिर दूसरे साल हम इस कार्य को बढ़ाएं। पहले साल कम से कम 10 बॉक्स और ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना भी कर सकते हैं, लेकिन 10 बॉक्स से शुरुआत करनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, मधुमक्खी पालन शुरुआत करने जा रहे हैं तो हम अपने क्रॉप साइकिल, माइग्रेशन सबसे बड़ी समस्या इसमें आती है। माइग्रेशन कब और कहाँ करना है, कैसे करना है, माइग्रेशन किस समय करना है और क्या हमें माइग्रेशन से हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, हमें शहद कब निकालना है, नहीं निकालना कब है, या फिर हमें अपने बक्से को बढ़ाना कब है। तीसरी चीज़, हमारा जो जगह का चयन है जहाँ पे हम चुनाव कर रहे हैं अपने बक्से को रखने के लिए, इसको ध्यान देना है। चौथी चीज़, हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा शहद निकलेगा तो निकलने के पहले बाजार भी सुनिश्चित कर लेनी है हम, क्योंकि कहाँ बेचेंगे। उत्पादन करना तो बहुत आसान है, लेकिन बेचेंगे कहाँ, उसकी भी हमें ये देख लेना है उत्पादन करने से पहले और बॉक्स खरीदने से पहले ही कि हम बेचेंगे कहाँ। स्थान का चयन, हम अपने पूरे यूपी की बात करें हम अगर, तो स्थान का चयन क्रॉप पे होता है। जैसे कि आपका बाराबंकी या सीतापुर या लखनऊ जो बेल्ट है, यहाँ यूकलिप्टस और सरसों की जो है फसल ज़्यादा होती है। तो अक्टूबर माह से यूकलिप्टस में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मान लीजिए किसी किसान ने सीतापुर बेल्ट में यूकलिप्टस का फ्लोरा लिया तो यूकलिप्टस का जो शहद है मार्च तक निकलता रहता है, लेकिन बीच में सरसों स्टार्ट हो जाती है। तो 6 माह हमें यहाँ शहद आराम से मिलेगा। तो अगर वो जब जगह का चुनाव करे तो सबसे पहले ये ध्यान दे अगल बगल कोई गुड़ बनने की फैक्ट्री ना हो या गुड़ का मिल ना हो वहाँ पे। दूसरी चीज़, वहाँ पे किसान ज़्यादा मात्रा में दवा इस्तेमाल नहीं करता हो, वहाँ पे जागरूक करे हो किसानों को कि दवा की मात्रा इस्तेमाल ना करे। तीसरी चीज़, जो जगह हो थोड़ी ऊंची जगह हो कि अगर कभी बरसात हो जाए अचानक तो वहाँ पानी ना लगे। उसके बाद खुला हो, पूरा बाग ना हो, पूरा हमारा जो जहाँ पे एरिया हो अक्टूबर से लेकर मार्च तक जहाँ हम बक्से रखते हैं पूरा वहाँ पे धूप आनी चाहिए ताकि हमारी मधुमक्खियाँ आराम से काम कर सकें। नींबू के बागों से अधिक उत्पादन के लिए पौधों का स्वस्थ होना जरूरी है और पौधों को स्वस्थ रखने के लिए ये जरूरी है कि इनकी सही देखरेख की जाए, क्योंकि देखरेख की कमी होने पर कई समस्याएं आती हैं। इसलिए समस्याओं से पौधों को बचाने के लिए नींबू की बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर पीएन कटियार। किसान भाइयों, नींबू का फल अत्यंत उपयोगी होता है। हम जाड़े के 3 महीने छोड़ दें तो बाकी के 7-8 महीने हम नींबू को किसी न किसी रूप में उपयोग जरूर करते हैं। इस समय लगभग बरसात समाप्ति की ओर है। जहाँ पे नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, निस्संदेह बरसात में भारी मात्रा में खरपतवार उगाते हैं। बरसात समाप्ति पे है, इसलिए ज़रूरी है कि अब इस समय हम खरपतवारों को फड़ुए से या खुरपी से नष्ट कर दें।
यदि ट्रैक्टर से नष्ट हो सकता है तो ट्रैक्टर से नष्ट कर दें। कुल मिला के हमें खरपतवारों को अब नष्ट करने का उपयुक्त समय है। दूसरी बात किसान भाइयों, अमरूद या नींबू प्रजाति में ही एक इनका स्वभाव होता है कि इनमें समय समय पे सूट्स निकलते रहते हैं। जो पुराना सूट होता है फल उसी में आता है, जो नया सूट निकलता है उसको हम वाटर सूट कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक तरह से स्यूडो सूट है, झूठा सूट है। इसमें देर से फलत आएगी, जो फलत आएगी उन फलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। इसलिए साल में कम से कम 2 बार 3 बार आप देख लिया करें पेड़ में जो नए सूट बड़ी तेज़ी से वृद्धि करते हैं, जिनमें कोई शाखा नहीं होती है, ऐसे वाटर सूट्स को रिप्लेस करते रहें। सिकेटियर की मदद से ऐसे सूट्स को डी शूटिंग करते रहें। जो पुराने सूट्स हैं वो वृद्धि करेंगे, वो वृद्धि 6 इंच भी करेंगे तो आगे फूल छोड़ देंगे। ये सूट वृद्धि कर जाएंगे 1 मीटर तक 1.5 मीटर तक, लेकिन कोई फूल नहीं देंगे, ना ही कोई इनमें शाखा होगी। ये इनकी पहचान है। दूसरी बात किसान भाइयों, पेड़ में समय समय पर विभिन्न प्रकार के कीड़े और विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी नींबू प्रजाति के पेड़ों में देखी गई हैं। बीमारी में प्रमुख रूप से सिट्रस कैंकर है। किसान भाइयों, सिट्रस कैंकर रोग नींबू में होने वाला सबसे खतरनाक रोग है। इस रोग के लक्षण शाखाओं, पत्तों और डंठल पर दिखाई देते हैं। कैंकर रोग के लक्षण शुरू में पीले धब्बों के रूप में प्रकट होते हैं, जो निरंतर बढ़ते हुए कठोर भूरे रंग के उभरे हुए छालों में बदल जाते हैं। यदि छाले एक विशेष प्रकार के पीले घेरे से घिरे होते हैं तो कैंकर की ये छाले फलों के छिलके तक ही सीमित रह जाते हैं। उसकी गूदों को नहीं भेद पाते, लेकिन यह फल बाजार में अच्छी कीमत पर नहीं बिक पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, जिसको हम ब्लाइटॉक्स कहते हैं, या डाइथेनम 45 है, या बेबेस्टीन है, या कैराथेन है, इन फफूंदी नाशक दवाओं के साथ जो बैक्टीरिसाइड है, बैक्टीरिसाइड का एक छोटा सा पैकेट भी 5 लीटर पानी के साथ उसमें मिला लें फफूंदी नाशक दवा के साथ, और उसका छिड़काव कर दें तो जो बैक्टीरिया है इसके सिट्रस कैंकर के वो नष्ट हो जाते हैं। और जो फलों पे खुदरे खुदरे से भूरे रंग के जो धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे उस फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, वो खुदरे हुए धब्बे दिखाई नहीं देंगे, साफ सुथरा चिकना फल दिखाई देगा। यही इसकी गुणवत्ता है। और यदि हम ये 1 छिड़काव या 2 छिड़काव 1 साल में कर देते हैं तो निस्संदेह हमें उत्तम उच्च कोटि का फल प्राप्त होगा। एक बड़ी प्रमुख बीमारी है डाईबैक, उल्टा अंगमारी रोग, जो कि नींबू प्रजाति में प्रायः देखा जाता है। यदि ऊपर से टहनी सूख रही है तो जहाँ तक टहनी सूख गई है उससे भी 1 इंच नीचे टहनी को काट दीजिए, और जो कट पॉइंट हैं उनमें आप बुझा हुआ चूना, तूतिया और पानी 5-5-50 जिसको बोडो मिक्सचर कहते हैं, 5 हिस्सा बुझा चूना, 5 हिस्सा तूतिया और 50 हिस्सा पानी का लेप बनाकर जिन जिन कट पॉइंट्स को छांटा है वहाँ पर हम तूतिया का लेप कर दें, ताकि जर्म्स ऊपर से नीचे न जाने पाए और डाईबैक डिजीज आगे पेड़ को प्रभावित न कर पाए। किसान भाइयों, डाईबैक, जिसे उल्टा सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है, अगर इसका प्रकोप आपके नींबू के बाग में देखने में आ रहा है तो आप इस रोग के नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम फफूंदीनाशक की 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, समय समय पर जो प्रैक्टिसेस मैंने बताई हैं, यदि कोई विशेष प्रैक्टिसेस नहीं है, यदि हम 1 साल में 2 बार या 3 बार इन अपने पेड़ को निहार लें, अपने पेड़ को देख लें, और किसी भी तरीके का डिसऑर्डर जो हमें अतिरिक्त लगता है उसका हम उपचार कर लें, या अपने नज़दीक के किसी विश्वविद्यालय से या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक से संपर्क कर लें और उसको उपचारित कर लें, तो निस्संदेह आपको नींबू के बगीचे से उच्च कोटि का उत्पादन और आमदनी दोनों ही प्राप्त होगी। ऐसा मेरा बिल्कुल निश्चित रूप से मानना है। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण सवालों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित सवाल और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है, ग्राम बदौली, जिला सहारनपुर के युवराज सैनी ने, आपने गन्ना की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
सबसे पहले बात करते हैं CO 0238 किस्म की, जिसकी खेती प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया पर की जा रही है, जो कि एक अगेती किस्म है। यह किस्म सामान्य दशाओं के अलावा जलभराव और कम पानी वाले क्षेत्रों में भी अच्छी उपज देती है। इस किस्म से 850 से 970 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत उपज मिलती है। लेकिन इस किस्म में लाल सड़न रोग के कारण कई किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है। इसी वजह से बुआई के समय मिट्टी उपचार और बीज उपचार जरूर करें। दूसरी उन्नत किस्म है 08272। ये भी अगेती किस्म है जिसमें रोगों की समस्या नहीं आ रही। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान 0238 किस्म का एरिया कम करें और 08272 का एरिया बढ़ाएं। इस किस्म का गन्ना काफी मजबूत होता है। इस किस्म की अधिकतम उपज 1200 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है। अगली किस्म है CO 12029, जिसे पिछले वर्ष ही जारी किया गया है। ये किस्म मध्यम देर से तैयार होती है। इसका गन्ना काफी मजबूत होता है, जिसकी वजह से गिरने की समस्या नहीं आती। इसके अलावा लाल सड़न रोग से पूरी तरह से मुक्त है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadaataup@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।